हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी के ट्रिक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी राजस्थान भूगोल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान को जो 4 भागों में बांटा गया है भौतिक प्रदेश के ऊंचाई के आधार पर हरिमोहन सक्सेना जी के अनुसार, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली, इसका इसका अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें सबसे पहले हाड़ौती का पठार की हमने अध्ययन शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हाड़ौती के पठार के अंतर्गत हमने शुरू किया गया था कि हाड़ौती का पठार में कितना क्षेत्रफल है, उसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितना क्षेत्रफल है। इस प्रकार हमने हाड़ौती पठार की विशेषताओं पर अध्ययन कर रहे थे। तो विशेषताएं भी हमने हाड़ौती पठार की पढ़ ली थी, जिसके अंतर्गत कौन सी चट्टान पाई जाती है, उसमें कौन सी मिट्टी है, कौन सा मानसून आता है। ठीक है, इस प्रकार हमने राजस्थान की हाड़ौती के पठार के अंतर्गत जो चर्चा करी, उसके आगे हमने हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण किया था, जिसके तहत हाड़ौती के पठार को 2 भागों में बांटा गया था, विंध्यन कगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। इतनी चर्चा हम कर चुके थे कि 2 भागों में बांटा गया। विंध्यन कगार क्षेत्र को भी फिर 3 भागों में बांटा गया, ऊंचाई के आधार पर, यानी अर्धचंद्राकार पहाड़ी, नदी निर्मित मैदान और शाहबाद उच्च भूमि। और दक्कन का पठार को 2 भागों में झालावाड़ का पठार और डंग-अंदर प्रदेश। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि विंध्यन कगार क्षेत्र क्या है। तो विंध्यन कगार क्षेत्र की बात करें कि क्या है, तो विंध्यन कगार क्षेत्र का स्पष्ट अर्थ से होता है कि कगार का मिस होता है किनारा, विंध्य का अर्थ है विंध्यांचल पर्वत। तो विंध्यांचल पर्वत की बात करें तो विंध्यांचल पर्वत का विस्तार एमपी से झारखंड, यानी मध्य प्रदेश से झारखंड तक विंध्यांचल का पर्वत है स्थित है, जो कि भारत को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, यानी मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक इसका विस्तार है, जो भारत को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। अगर हम विंध्यन कगार क्षेत्र की बात करें कि विंध्यन कगार क्षेत्र क्या है, तो विंध्यन कगार क्षेत्र क्या है कि राजस्थान की जो यानी बनास नदी के उद्गम से लेकर, अगर हम बात करें चंबल नदी के मुहाने के मध्य, चंबल यानी बनास नदी के उद्गम से बनास नदी के मुहाने तक तथा चंबल नदी के मध्य, दोनों के मध्य जो भूभाग है वो बलुआ पत्थर से निर्मित चट्टानी प्रदेश है, जिसे विंध्यन कगार क्षेत्र कहते हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले विंध्यन कगार क्षेत्र यानी क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि मानो ये अपनी चंबल नदी हो गई और ये बनास नदी, चंबल नदी यमुना नदी में जाकर गिर जाती है, यमुना नदी हो गई। ठीक है, अगर बात करें ये चंबल नदी, बनास नदी, चंबल नदी, तो चंबल नदी हो गई, बनास नदी होगी, यानी ये चंबल नदी का उद्गम स्थल हो गया और ये बनास नदी का। ठीक है, और ये क्या हुआ, बनास नदी का मुहाना, यानी ये हो गया बनास नदी का मुहाना, जहाँ पर कोई नदी जाकर दूसरी जगह मिलती है, दूसरी नदी में बनास नदी का मुहाना। बात करें है कहाँ पर मुहाना, तो ये रामेश्वरम, सवाई माधोपुर, रामेश्वरम। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि हम बात करें विंध्यन कगार क्षेत्र क्या है। तो विंध्यन कगार क्षेत्र के अंतर्गत बनास नदी के मुहाने से लेकर चंबल और बनास नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र, ये विंध्यन कगार क्षेत्र का एरिया है, विंध्यन कगार क्षेत्र। अब बात करते हैं कि विंध्यन कगार क्षेत्र की अगर परिभाषा मैं आपको लिखकर बताऊं, विंध्यन कगार क्षेत्र की बात करें, बनास नदी के मुहाने से लेकर चंबल नदी के मध्य का भाग, चंबल नदी के मध्य स्थित बलुआ पत्थर से निर्मित चट्टानी प्रदेश को क्या कहते हैं, विंध्यन कगार क्षेत्र। अब बात करते हैं विंध्यन कगार क्षेत्र कितने प्रकार में बटा हुआ, कितने भाग हैं।
तो विंध्यन कगार क्षेत्र के हम प्रकार की बात करते हैं। विंध्यन कगार क्षेत्र, तो ये प्रकार आ जाते हैं 3। सबसे पहले मैंने बताई थी अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ आ जाती है, फिर नदी निर्मित मैदान आ जाता है, और तीसरा प्रकार की हम अगर चर्चा करें तो शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। अब सबसे पहले बात करें कि ये अर्धचंद्राकार, बात करें सबसे पहले अर्धचंद्राकार की, तो ये कहाँ पर फैली हुई है, इसका क्या विस्तार है। तो सबसे पहले अगर अर्धचंद्राकार की बात करें तो यह हड़ौती के पठार में यानी बनास और चंबल नदी के जो मध्यवर्ती भाग है, मध्यवर्ती जो बलुआ पत्थर से निर्मित भाग है उसमें अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ पाई जाती है। अगर बात करें ये भी 4 भागों में बांटी हुई है। पहले बात करते हैं बूंदी की पहाड़ियाँ, इन चारों भागों का नाम देख लेते हैं। बूंदी की पहाड़ियाँ, दूसरी बात करें तो कुंडला की पहाड़ियाँ आ जाती है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ आ जाती है और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। बूंदी की पहाड़ियाँ आ जाती है, कुंडला की पहाड़ियाँ आ जाती है की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। चौथी बात करें तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। अब बात करते हैं कि अगर ये बात करें तो यह विंध्यन कगार क्षेत्र में है 3-4, क्योंकि अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ विंध्यन कगार का ही भाग है। आपसे अगर सबसे पहले अगर इससे वर्गीकरण से प्रश्न पूछा जाएगा तो ये प्रश्न बन सकता है कि इनमें से एक और एरिया का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा विंध्यन कगार से संबंधी है। आपको दिया जा सकता है अरावली की छप्पन का मैदान या छप्पन की पहाड़ियाँ, गिरवा पर्वत क्या हाड़ौती की यानी विंध्यन कगार क्षेत्र का भाग है या नहीं है। इस प्रकार एक तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है इस चार्ट से कि इनमें से कौन सा विंध्यन कगार क्षेत्र का भाग है या नहीं है। अगर हम बात करें कि बूंदी की पहाड़ियाँ किस डिस्ट्रिक्ट में है तो वो बूंदी के अंदर आ जाती है। बूंदी की पहाड़ियाँ की बात करें तो बूंदी में आ जाती है। और कुंडला की पहाड़ियों की बात करें कि कुंडला की पहाड़ियाँ किस डिस्ट्रिक्ट में है तो वो कोटा में आ जाती है। और रामगढ़ की पहाड़ियों की बात करें तो रामगढ़ की पहाड़ी बूंदी से 12 के मध्य है, 12 के मध्य। अगर बात करें मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा से झालावाड़ के मध्य आ जाती है, कोटा से झालावाड़ के मध्य। अब सबसे पहले देखते हैं कि बूंदी के अंतर्गत बूंदी की पहाड़ियों को लेते हैं। सबसे पहले बूंदी की पहाड़ियाँ, अगर हम बूंदी की पहाड़ियों की बात करें तो बूंदी में मैंने बता दी। अगर बूंदी की पहाड़ियों की हम बात करें कि बूंदी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बूंदी की पहाड़ी की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, अगर बूंदी की सबसे ऊंची चोटी है तो उसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी लंबाई में ये फैली हुई है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो बूंदी की पहाड़ियाँ बूंदी में हो गई। सबसे पहले तो बात तो ये ध्यान में रखो। बाद में बात करें कि सबसे ऊंची चोटी बूंदी की पहाड़ियों की ऊंची चोटी की बात करें तो वो चोटी आ जाती है सतूर। ठीक है, इस प्रकार बूंदी की पहाड़ियाँ फैली हुई है। सबसे ऊंची चोटी का नाम आ जाता है सतूर। आपसे पूछा जाए सतूर की ऊंचाई कितनी है, सतूर की ऊंचाई की बात करें तो 353 मीटर ऊंची आ जाती है, 353 मीटर ऊंची। अब बात करें ये कितनी पहाड़ियों कितनी लंबी दूरी में फैली हुई, लंबाई की बात करें तो 96 किलोमीटर आ जाती है। ठीक है, ये तो बूंदी की पहाड़ियाँ हो गई अपनी। अब बात करते हैं हम दूसरी रामगढ़ की पहाड़ियाँ। दूसरी मैंने बताई आपको कुंडला की पहाड़ी ले लो। पहले कुंडला की पहाड़ी, कुंडला की पहाड़ियाँ, अगर कुंडला की पहाड़ियों की बात करेंगे कौन से ज़िले में है तो मैंने आपको कोटा में बताई थी, कोटा में।
अब बात करें कि इसका आकार नाम कुंडल क्यों पड़ा, तो इसकी आकृति कुंडल के समान है। कुंडल की आकृति कोटा के अंतर्गत कुंडल के समान बनी हुई है, इस कारण इस पहाड़ियों का नाम कुंडला की पहाड़ियाँ पड़ गया। अब बात करें कि नेक्स्ट कौन सी पहाड़ियाँ आती है, तो आ जाती है रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ियाँ, बात करें कि रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया था रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ आ जाती है बूंदी से बारां के मध्य। अगर हम बात करें कि रामगढ़ की पहाड़ियाँ की आकृति किस प्रकार की है, तो अगर इसकी आकृति की बात करें रामगढ़ की पहाड़ियों की, तो घोड़े के नाल के समान इसकी आकृति आ जाती है। घोड़े के नाल के समान, घोड़े के नाल के समान। आपने घोड़े का नाल की आकृति तो देखी होगी, घोड़े का नाल, ठीक है। इस प्रकार की आकृति में यह पहाड़ियाँ फैली हुई है, ठीक है। जो कि बूंदी में रामगढ़ की पहाड़ियाँ मैंने आपको बता दी कि बूंदी के अंतर्गत कुंडला की पहाड़ियाँ हो गई, कोटा में कुंडला की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ी, बूंदी में रामगढ़ की पहाड़ियाँ। रामगढ़ की पहाड़ियाँ मैंने बूंदी से बारां के मध्य बता दी। अब बात करते हैं कि इसे दूसरा कोई नाम से भी जाना जाता है क्या, तो इस पहाड़ियों को घोड़े के नाल के समान होगी। इसे अगर दूसरी बात करें तो हॉर्स मीन्स घोड़ा, सू मीन्स इसके आकार की हॉर्स, इसे हॉर्स सू भी कहते हैं इन पहाड़ियों को, इसकी आकृति को देखकर, जो कि रामगढ़ की पहाड़ी बूंदी में कहा जाता है। बूंदी यानी बूंदी में हॉर्स सू के नाम से भी जाना जाता है, बूंदी में। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कि हॉर्सू के नाम से हो गई। अब बात करें कि इन पहाड़ियों में, इस पहाड़ियों को राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज क्षेत्र भी घोषित किया गया है। पहला जियो हेरिटेज क्षेत्र इसलिए घोषित किया गया है कि भारत सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र को हेरिटेज क्षेत्र में घोषित किया गया। राजस्थान का पहला हेरिटेज क्षेत्र घोषित हो जाता है। बात करें रामगढ़ की पहाड़ियों का निर्माण कैसे हुआ, तो निर्माण किस प्रकार हुआ, तो रामगढ़ की पहाड़ियों का निर्माण एक खगोलीय घटना के कारण हुआ था। क्योंकि खगोलीय घटना से तात्पर्य है कि अपने आकाशगंगा से जब तारे टूटते हैं तो वो उल्कापात के रूप में गिरते हैं, अर्थात उल्कापात के रूप में टूटने पर गहरे गड्ढा का पृथ्वी पर गड्ढा का निर्माण भी हो सकता है। तो जब उल्कापात गिरा तो ये पहाड़ियाँ के रूप में ऊपर उठ गई, एक साइड, यानी उल्कापात गिरा तो ये ऊपर की तरफ उठ गई, जिससे किसकी निर्माण हुआ, रामगढ़ की पहाड़ियों का निर्माण हुआ। अब बात करें नेक्स्ट, अपनी पहाड़ी आ जाती है चौथे नंबर पर मुकुंदरा की पहाड़ी। मुकुंदरा की पहाड़ी बात करें ये कहाँ पर है, तो कोटा से झालावाड़ के मध्य आ जाती है। कोटा से झालावाड़ के मध्य। अगर इसकी लंबाई की टोटल बात करेंगे, तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कितनी लंबाई पर है, तो इसकी लंबाई आ जाती है 120 किलोमीटर लंबी। अब बात करें इसकी सबसे, मुकुंदरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऊंची चोटी की बात करें तो रामगढ़ मुकुंदरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी आ जाती है चांदवाड़ी चोटी। यह चोटी हाड़ौती के पठार की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यह भी याद रखना, 517 मीटर चांदवाड़ी की चोटी आ गई। यह कोटा में पड़ती है। कोटा से झालावाड़ में तो रामगढ़ मुकुंदरा की पहाड़ियाँ फैली हुई है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो चांदवाड़ी की आ जाती है, जो कोटा में है। और नोट लगाकर आप ये भी लिख सकते हो कि हाड़ौती के पठार की भी सबसे ऊंची चोटी है। हाड़ौती के पठार की भी सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जाए तो वो भी चांदवाड़ी आ जाती है। हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो ये भी चांदवाड़ी आ जाती है, ठीक है। कोटा में 517 मीटर ऊंची हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इन पहाड़ियों के अंदर एक अमलामिनी का महल भी स्थित है, जो कोटा में है, जिससे मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य भी राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना, यानी इसमें हीरामन तोता अमलामिनी महल के कोटा में हो गया, और हीरामन तोता यानी गागरोन तोता झालावाड़ का प्रसिद्ध आ जाते हैं, जिससे राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना के अंतर्गत मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य को
अभयारण्य को शामिल किया गया है। अब बात करें अपनी अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियाँ हैं, चारों प्रकार की, 4 प्रकार मैंने अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की बताई, कुंडला की, रामगढ़ की और बूंदी की पहाड़ी और मुकुंदरा की पहाड़ी, 4 पहाड़ियों बताई। इसके अंतर्गत क्या है कि दरे पाए जाते हैं। दरा का अर्थ तो आप जानते हो कि मान लो ये दो पहाड़ियाँ होगी, इसके दोनों की पहाड़ियों के मध्य से गुजरने के लिए जो संकीर्ण मार्ग है उसे दरा कहा जाता है। तो बात करें कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में टोटल कितने प्रकार के दरे पाए जाते हैं, तो टोटल दरे के प्रकार नहीं, टोटल कितने दरे पाए जाते हैं, यानी टोटल दरे तो 4 दरे आ जाते हैं। अब बात करें 4 दरा कौन कौन से हैं, तो 4 दरों की हम बात करें तो सबसे पहले बूंदी दरा आ जाता है। बूंदी दरा फर्स्ट नंबर पर। अगर दूसरे की बात करें तो जेतवास दरा आ जाता है। जेतवास दरा ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, इसकी भी चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा दरा किस किस डिस्ट्रिक्ट में शामिल है। बात करते हैं जेतवास दरा आ गया, बूंदी दरा आ गया, फिर नेक्स्ट अपना दरा आता लाखेरी दरा, और चौथा रामगढ़ खटखड़ दरा, रामगढ़ खटखड़, ठीक है, खटगढ़ दरा। अब बात करें ये दरे, चारों दरे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में शामिल है, तो ये चारों दरों याद रखना कि बूंदी में ही है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो इस प्रकार हमने जब हाड़ौती के पठार का यानी वर्गीकरण 2 भागों में किया गया था, विंध्यन का गार क्षेत्र और दक्कन का पठार, उसके अंतर्गत अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं नदी निर्मित मैदान। नदी निर्मित मैदान में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है, 2 नंबर पॉइंट लगा के लिख सकते हो आप, नदी निर्मित मैदान। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं नदी निर्मित मैदान, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बात करते हैं नदी निर्मित मैदान की में क्या क्या शामिल है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियाँ शामिल है। तो नदी निर्मित पहाड़ियाँ यानी कौन कौन सी नदी निर्मित मैदान में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो इसके अंतर्गत नदी निर्मित में आपको पता हाड़ौती पठार की मुख्य नदी चंबल नदी मैंने आपको बता चुका। चंबल नदी और उसकी सहायक नदियाँ जैसे काली सिंध आ जाती है, पार्वती आ जाती है, मेज आ जाती है। जो नदियाँ काली सिंध यानी चंबल नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके द्वारा जो मैदान का निर्माण किया जाता है वो नदी निर्मित मैदान के अंतर्गत आता है। बात करें यह मैदान कहाँ पर फैला हुआ है, तो कोटा से बूंदी के मध्य फैला हुआ है। अब बात करते हैं कि चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा नदी निर्मित मैदान का निर्माण किया जाता है। तो इसमें मिट्टी की बात करें हाड़ौती पठार में तो जलोढ़ मृदा या कांफ मृदा भी मिल सकता है, जलोढ़ मृदा या कांफ मृदा हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। अब बात करते हैं कि इसमें चंबल नदी होगी मुख्य नदी और सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान का निर्माण किया जाता है वो नदी निर्मित मैदान का भाग हो गया। अब बात करें कि इसके अंतर्गत वर्षा लगभग कितनी होती है, तो 100 सेंटीमीटर से इसमें अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होने के कारण इसमें चावल का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। अगर चावल के उत्पादन की आपसे किस्में देख यानी हर चावल की किस्म देकर पूछा जाए कि यह चावल कहाँ पर होता है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि माही सुगंधा चावल कहाँ पर होता है, तो वो बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है, सर्वाधिक यानी बांसवाड़ा में उत्पादन होता है माही सुगंधा चावल का। और बासमती चावल पूछा जाए तो सर्वाधिक बासमती चावल हनुमानगढ़ में होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। अब थोड़ा हम लिखते हैं नदी निर्मित मैदान में चंबल और उसकी सहायक नदी, चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान, ठीक है। अगर आपसे सहायक नदियों की बात करें तो आप लिख सकते हो कोष्टक में काली सिंध हो गई एक, तो फिर मेज लिख लो, सिंध लिख लो, पार्वती मेज, ठीक है। ये हो गई चंबल की सहायक नदियों से निर्मित मैदान। अगर इसका विस्तार देखें तो कोटा से बूंदी के मध्य आ जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपनी
कि इसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है। मिट्टी की बात करें तो नदी बहती है तो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा मिल सकता है नाम, या फिर कांप मृदा। ठीक है, बांगर और खादर, यानी बांगर खादर दो प्रकार की होती है, तो इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसे कांप मृदा भी कहते हैं। अब बात करते हैं वर्षा, तो हाड़ौती के पठार में 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक, 100 सेंटीमीटर से बारिश, यानी यह अति सघन वायु वाला एरिया हो गया, अति सघन वर्षा वाला हाड़ौती के पठार। अब बात करते हैं कि इसमें सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन होता है। सर्वाधिक हम अगर उत्पादन की बात करें, सर्वाधिक उत्पादन चावल का होता है। उत्पादन चावल। अब बात करते हैं कि हमने दो प्रकार पढ़ लिए, अब प्रकार पढ़ते हैं तीसरा, शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। शाहाबाद उच्च क्षेत्र में कौन सा आता है, तो शाहाबाद 12 के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, शाहाबाद का क्षेत्र यानी 12 में आ गया। अब बात करते हैं कि शाहाबाद क्षेत्र में कितनी ऊंचाई तक पहाड़ियाँ कितनी ऊंचाई तक पहाड़ियों का विस्तार है, और ये 12 जिले की किस दिशा में स्थित है। तो ये अपना मैप में बता देता हूँ मैं आपको। ये हो गया कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। शाहाबाद के ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो शाहाबाद 12 इसके दक्षिण और पश्चिम में, दक्षिण शाहाबाद उच्च भूमि की बात कर रहे हैं तो दक्षिण और पूर्वी भाग में 450 मीटर, यानी इस एरिया में शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र की, तो वो कांबा चोटी आ जाती है, जो 456 मीटर ऊंचाई आ जाती है इसकी, यानी सबसे ऊंची चोटी की बात करें। पहले विस्तार की दक्षिण पश्चिम 12 जिले के, 12 जिले का दक्षिण पूर्वी भाग आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी ऊंची चोटी कौन सी है। ऊंची चोटी की बात करें तो वो चोटी आ जाती है कांबा। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 456 मीटर आ जाती है। अब बात करें 12 जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो 12 जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है। जनजाति सहरिया। सहरिया जनजाति, जो सहरिया जनजाति जो जूमिंग कृषि करती है, जूमिंग कृषि, जूमिंग कृषि करती है, जिसे वात्रा कृषि भी कहते हैं, वात्रा। ठीक है, सहरिया वालरा करती है और जूमिंग सहरिया जनजाति करती है। सहरिया जनजाति जूमिंग कृषि करती है, जिसे वात्रा कृषि भी कहते हैं। ग्रासिया जनजाति जो अपने आगे आएगी वो वालरा कृषि करती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रकार। तो मैंने आपको हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटा था, विंध्यन का गार क्षेत्र और दक्कन का पठार। तो अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, दक्कन के पठार की बात करें तो ये झालावाड़ का एरिया आ जाता है दक्कन के पठार में। सर्वप्रथम देखेंगे दक्कन का पठार का मुख्य विस्तार कहाँ पर है, झालावाड़, यानी राजस्थान में तो झालावाड़ में हो गया। अगर इसका मुख्य विस्तार की बात करें तो इसका मुख्य दक्कन के पठार का मुख्य विस्तार महाराष्ट्र में, दक्कन का पठार का मुख्य विस्तार महाराष्ट्र में आ जाता है, जो 3 भागों में विभक्त है। एक तो अपना मालवा का पठार आ जाता है, एक तेलंगाना का पठार और मैसूर का पठार। तेलंगाना का पठार, मैसूर का पठार और मालवा का पठार। मालवा, मैसूर, तेलंगाना 3 भागों में विभक्त है। मुख्य विस्तार देखें तो महाराष्ट्र में आ जाता है। अब बात करें कि राजस्थान में झालावाड़ में हो गया, मैप में दर्शाता हूँ आपको, ये झालावाड़ हो गया, ये क्षेत्र झालावाड़। झालावाड़ में दक्कन का पठार आ जाता है, दक्कन का पठार। ठीक है, अब बात करते हैं दक्कन के पठार। दक्कन के पठार में मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया था, दक्कन का पठार मैंने आपको प्रकार बताया था
जिसके अंतर्गत सबसे पहले मैंने आपको दक्कन का पठार बताया था। दक्कन का पठार कितने भागों में विभक्त है, ये वर्गीकरण के समय मैंने बताया था। तो दक्कन का पठार का वर्गीकरण झालावाड़ के पठार और डंगंतर प्रदेश के रूप में दो भागों में हमने दक्कन के पठार का भागों में बांटा था दक्कन के पठार को। तो अब बात करते हैं सबसे पहले झालावाड़, यानी झालावाड़ का पठार कौन सा एरिया में आता है। तो सबसे पहले झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार, झालावाड़ के पठार की हम बात करें तो यह सबसे पहले मालवा के पठार का उत्तरी भाग आ जाता है। तो मालवा का पठार तो गुजरात में, गुजरात के उत्तरी भाग हो गया, यानी मालवा के पठार का उत्तरी भाग झालावाड़ के पठार के अंतर्गत आ जाता है। तो हम लिख लेते हैं ये पठार मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। अब दूसरे प्रकार की बात करें, दूसरा प्रकार कौन सा आ जाता है, तो वो झालावाड़ का पठार दूसरा डंगंगदर प्रदेश आ जाता है। पहला झालावाड़ का पठार हो गया, दूसरा डंगंगदर प्रदेश आ जाता है, डंगंगदर प्रदेश। अब बात करते हैं डंगंगदर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र शामिल है, जो कि झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में तो पूरा झालावाड़ का पठार आ जाता है। झालावाड़ के पठार में डंगंगदर प्रदेश को देखते हैं कहाँ पर है, ये झालावाड़ का पठार है, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में हो गया। अब बात करें ये एरिया, झालावाड़ के पठार में दक्षिण और पश्चिम भाग में 350 मीटर ऊंचाई तक भूमि को, यानी झालावाड़ के पठार में दक्षिण पश्चिम की 350 मीटर ऊंची पहाड़ियों को डंगंगदर प्रदेश कहते हैं। डंगंगदर प्रदेश, ठीक है, डंगंगदर प्रदेश हो गया। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 350 मीटर ऊंचाई तक इनका विस्तार है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की झालावाड़ के पठार के, डंगंगदर प्रदेश का अगर विस्तार देखें तो झालावाड़ के पठार के दक्षिण पश्चिमी भाग में 350 मीटर ऊंची भूमि, 350 मीटर तक उच्च भूमि, झालावाड़ के पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में 350 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र को क्या कहते हैं, डंगंगदर प्रदेश, डंगंगदर प्रदेश। इस प्रकार हमने आज राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हाड़ौती के पठार का विस्तार पूर्वक पूर्ण अध्ययन किया। कितने भागों में बटा हुआ है, कौन कौन से उसमें पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं हाड़ौती के पठार में, और साथ में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हाड़ौती के पठार की, उसमें कौन कौन सी हाड़ौती के पठार की विशेषताएं आ जाती है, और दक्कन का पठार कितने भागों में है, विंध्यान कगार भाग कितने भागों में बटा हुआ है, और इसमें कितनी % जनसंख्या निवास करती है, कितना इसका क्षेत्रफल है, कौन सी इसकी मुख्य नदी है, इसकी ढाल क्या है, और भी हमने जो इम्पोर्टेंट कौन सी जनजाति निवास करती है, जो भी इसकी इम्पोर्टेंट यानी विशेषताएं थी उस पर विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तो हम अब अपना नेक्स्ट दूसरा भौतिक प्रदेश आ जाता है राजस्थान का। राजस्थान के भूभाग को हरिमोहन सक्सेना ने 4 भौतिक भागों में बांटा था। तो दूसरे हम भौतिक प्रदेश की बात करें तो वह आ जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस प्रकार हमने हाड़ौती के पठार का अध्ययन कर लिया, और पूर्वी मैदानी प्रदेश का अध्ययन कल की क्लास में करेंगे, जिसको भी 0 से लेकर हीरो तक, यानी 0 से A से Z तक उन्हें पूरी तरह पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।